औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पे पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि आप तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि इस वक्त मुल्क एक अजीब हेजान किसी कैफियत में मुब्तला है। हुकूमत की सारी तवज्जो इस बात पे है कि किसी तरह से ऑपोजिशन और तमाम जमातों को चोर डिक्लेयर करें, गैर मुहिब वतन डिक्लेयर करें और अपनी हुकूमत बचाएं। ऑपोजिशन जमातों की तमाम तर कोशिश सुबह से लेकर रात और एक शहर से दूसरे शहर जा जाकर इस बात पे कि किसी तरह से इस हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम की जाए। सारा जोर हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने पे है। किसी को भी लोगों की परवाह नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की परवाह नहीं है। किसी तकरीर में, किसी बात में, किसी आर्ग्यूमेंट में लोगों की बात नहीं हो रही, लोगों के मसाइल की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल की बात नहीं हो रही। अशराफिया है, रूलिंग एलीट है, वो कहते हैं उसको उतारो, हमें बिठाओ हुकूमत पे। वो कहते हैं भाई हम बैठेंगे, उसको नहीं आने देंगे। टोटल दोनों तरफ से ये मामला है। इसी की एक किस्त कल कराची में, कराची की सरजमीन को, कराची की जमीन को इस्तेमाल किया गया, कराची शहर को इस्तेमाल किया गया और हुआ है। ये वो है जो आज सिर्फ एक माह पहले, बल्कि एक माह से भी शायद कुछ कम अरसा है, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए पूरे दुनिया के में खबरों की जीनत बना हुआ था ये शहर। किस बात पे कि कोई साइंसी इजादात हुई थी, यहां पर बड़ी खुशहाली आ गई थी। नहीं, ये कराची पूरी दुनिया में खबरों की जीनत इस तरह से बना हुआ था कि यहां पर नालों की सफाई एक मसला बना हुआ है। यहां पे जरा सी बारिश पे लाखों लोग मुतासिर हो गए। 2.5 करोड़ का ये शहर है, लाखों घरों में पानी आ गया, लाखों लोग इस शहर में मुतासिर हो गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो गई। आज अभी तक कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां की बेसमेंट में, जहां पर घरों में की तबाही बर्बादी आज तक भी वो जारी है और वहां से पानी नहीं निकला। इस कराची में आज से एक माह पहले तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर अदालत लगा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ के नालों की सफाई कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कचरा कैसे उठना चाहिए, और वो वजीर आला को, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, वजीरों को बुलाकर उसकी सरजमिश कर रहे थे। आज से एक माह पहले इस शहर में आर्मी चीफ 2 रातों के लिए आकर बैठे, इसलिए नहीं कि कोई उन्होंने अपनी वॉर की कोई प्लानिंग करनी थी, कोई बॉर्डर के मामला मालूम करने थे। नहीं, कराची जो कि रेवेन्यू इंजन है, मुल्क के बिजनेस हब है, उस जगह की वायबिलिटी खराब हो रही थी तो आर्मी चीफ को आकर बैठना पड़ा। उन्होंने नालों के मसलों को डिस्कस किया, उन्होंने कचरे के मसले को डिस्कस किया, उन्होंने सड़कों के मसलों को डिस्कस किया। ये कराची था। आज से अभी एक माह पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने गवर्नर हाउस का दौरा करके एक पर्चा पढ़ के सुनाया, जिसमें जो है वो कराची वालों को 1100 रुपए का एक पैकेज दिया गया। 1100 रुपए का एक, 1100 अरब रुपए का एक, अराउंड 1.1 ट्रिलियन, 1100 समथिंग अरब रुपए पैकेज दिया गया। हमने उसी दिन ये बात कर दी थी कि ये पैकेज सिर्फ लॉलीपॉप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हर घर में तबाही बर्बादी अपने उरूज पर है कराची में। अभी लोग कोरोना के मसाइल से बाहर नहीं आए थे, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही, बिजनेस चल नहीं पा रहा, कि उनके ऊपर के इलेक्ट्रिक के, बिजली के कीमतें, रेट्स बढ़ाने का बम गिरा दिया गया। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी चल नहीं रही कराची की, जिसकी बिजली पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी, जिस कराची में गैस पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा, वहां पर और एडिशनल इजाफा करके और बिजली 15% कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। तो जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपनी
तबाही बर्बादी पर खड़े हुए हैं, जो सरवाइव नहीं कर पा रहे, जो शट डाउन करते चले जा रहे हैं, उस पर और एक बम गिरा दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इस कराची में आज 6 माह की रिपोर्ट है कि तकरीबन लाख से ऊपर केसेस 6 माह में, जनवरी से जून तक रिपोर्ट हुई, जिनको डॉग बाइट्स के केसेस रिपोर्ट हुए। यानी कि इस कराची में कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उनके बच्चों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हर तरफ तबाही बर्बादी है, हर तरफ एक एक ना रुकने वाला सिलसिला है। ना घर में पीने का पानी आ रहा है, ना सीवरेज का पानी घर से बाहर जा रहा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना कोई रोजगार पे जो लोग थे वो ऑलरेडी बेरोजगार हो रहे हैं। हर तरफ लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर। चीजों की जवाब में, तमाम हालात के जवाब में हो क्या रहा है? हो रहा है जलसा। कराची में जलसा हो रहा है। पूरे पाकिस्तान की 10 जमातें मिलकर कल कराची आई। कोई भी कराची का उनमें नहीं था, पाकिस्तान भर से आए लोग। खैर, कराची तो हमेशा से तमाम पाकिस्तान के लोगों को वेलकम करता रहा है, हमेशा करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम समझे थे कि शायद हमारे शहर में खड़े होकर इस शहर के साथ जो नाइंसाफियां हो गई हैं कि इस शहर की गिनती सही नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहर की आबादी 3 करोड़ है। सरकार के पेपर कहते हैं कि शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। तो मैं कल ये ढूंढता रहा कि कोई तो लीडर होगा इन 10 पार्टियों में कि कोई इस शहर के सेंसस के ऊपर बात करेगा, मर्दमशुमारी के ऊपर बात करेगा। नहीं आवाज आई। इस शहर में 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के इख्तियारात मिलने के बाद वफाक से सूबों को, सूबे ने वो सारे सूबे के वजीर आला ने इख्तियारात और वसाइल अपने पास अपने ऑफिस में जमा कर लिए। न कि सिर्फ वो जमा कर लिए जो उसको नीचे देने थे, बल्कि नीचे भी जो पहले इख्तियारात और वसाइल थे वो भी उसने उठाकर ऊपर कर लिए। मैं इतने बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी लीडरान वहां पर इनकलाब की बातें कर रहे थे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी लीडर में इतना ज़र्फ होता कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ठीक है हम इनकलाब लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन जरा सिंध में आपकी हुक्मरानी है, जरा यहाँ के लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे दें। नहीं आवाज आई। यहाँ पर एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड का कोई इजरा नहीं होता। सारा पैसा पिछले साल एनएफसी अवार्ड में सिंध को 803 अरब रुपए मिले। 803 अरब रुपए का जिम्मेदार एक शख्स, एक अथॉरिटी, और वो वजीर आला सिंध। कहां गए पैसे, कैसे खर्च हुए, किसी को नहीं पता यहां सिंध में। उसके बाद इस साल 1016 अरब रुपए मिले हैं। 1016 अरब रुपए, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। एनएफसी अवार्ड के पैसे लेकर बैठ जाते हैं, समझते हैं उनके अपने घर के पैसे। नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा कोई नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी लीडरान थे, मैं समझ रहा था शायद कोई इसके ऊपर बात करेगा, इनसे कोई बात करे। कोई बात नहीं आई। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्कूलों में होना चाहिए था। 43,000 स्कूलों में से 11,000 स्कूल गोश्त स्कूल है। ये सिंध गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है कि हमारे पास 11,000 स्कूली गोश्त है, जिसके पैसे जा रहे हैं, फीस जा रही है, मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसके ऊपर टीचरों की तनख्वाहें जा रही है, लेकिन स्कूल ही नहीं है। पहले हम सुनते थे कि टीचर गोश्त है, अब स्कूल 11,000 स्कूल गोश्त हैं। स्कूलों में भैंसे बांध दी, अस्तबल बना दिए। ना स्कूल में तालीम है, ना अस्पतालों में दवाएं हैं, ना रोज। जिस शहर कराची में एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। मैं इस शहर की जमीन इस्तेमाल की जा रही थी बड़े बड़े दावे करने के लिए, तो मैं समझा शायद किसी को कराची के नौजवानों का ख्याल आ जाए। कोई पुरसा यहां किसी को यह ख्याल आ जाए कि जब ऐड दिया जाए, जब ऐड देते हैं अखबारों में सिंध के हुक्मरान या वफाक के हुक्मरान,
तो वो लिखते हैं कि कराची पोर्ट कासिम की नौकरी आ रही है, लिखा हुआ है कि कराची के डोमिसाइल वाले ज़हमत ना करें। एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो है वो जॉब्स आ रही हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, स्कॉलरशिप की बात हो रही है सिंध भर के नौजवानों को, लिखा हुआ है कि कराची हैदराबाद के नौजवान ज़हमत ना करें, उनके लिए ये जॉब नहीं है। मैंने सोचा शायद कोई कराची के इन इश्यूज के ऊपर बात करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने एक जुमला नहीं अदा किया है। कराची में मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है, कोई एक बात नहीं कर रहा कि मेयर के ऑफिस को एम्पावर की जाए। कराची में सिंध को तोड़ने की साजिश की गई है कि 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, 6 से 7 लिसानी बुनियादों पर तकसीम की जा रही है। किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई लाहौर तो 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए, लाहौर के, पिशावर के तो 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए, कोयटा के तो 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए, तो फिर कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट क्यों बना दिए? और ऑफिस के मेयर के ऑफिस के पावर निकालकर 7 जगहों पर उसको बांट दिया ताकि अपनी मनमानी और मर्जी कर सके। तबाही बर्बादी के सारे ये आइटम थे। किसी ने कोई बात नहीं की कराची के लोगों के लिए। मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के इन लीडरान को जो हुकूमत में है और जो अपोजिशन में है, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि लोगों ने आप दोनों को मुस्तरद कर दिया है और आप दोनों अपना एक ऐसा गेम खेल रहे हैं, दोनों अपोजिशन की जमातें भी और सरकार में बैठी हुई जमातें भी, दोनों एक हुकूमत बचाने में लगा हुआ है और एक हुकूमत गिराने में लगा हुआ है और मुल्क ये तबाह हाल हो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। लोगों को अपनी बातों पर कोई यकीन नहीं रहा है। और कैसे यकीन करें? जो पीपल्स पार्टी मेजबानी का किरदार अदा कर रही है एपीसी में, जो पीपल्स पार्टी ऐसे कर रहे हैं उनके लीडरान कि जैसे उनके पास तो कभी हुकूमत रही नहीं है, कभी उनका कोई आदमी काउंसलर बना ही नहीं है, पहली दफा काउंसलर बनेंगे, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं भूले हैं पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी 12 सालों से 2008 से 2020 12 सालों से एक दिन के नहीं है। अगर कुछ बुरा है लोगों के साथ हुआ है तो वो सिंध की हुकूमत ने बुरा किया है। कराची से कश्मीर तक किसी ने अगर बुरा किया तो सिंध की हुकूमत ने बुरा किया। वो किस मुंह से किसी हुकूमत पर इल्जाम लगा सकते हैं? इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत का कसूर यह है कि उन्होंने 2 सालों से पहले यह वादा किया था हुकूमत में आने से पहले कि वो इनसे जान छुड़वाएंगे, वो आकर ऐसे काम करेंगे कि यहां से इस सिंध की महरूमियों का अजाला होगा। उन्होंने 2 सालों में कुछ भी नहीं किया, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी नाइलियों की वजह से। वो उनका एक कसूर है, लेकिन तबाही बर्बादी उन्होंने नहीं फेरी, तबाही बर्बादी पीपल्स पार्टी ने फेरी है सारी। आज अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा, K3 का मंसूबा जो कि 2015 से शुरू हुआ मंसूबा है, वो मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि 2-2 सालों के लिए उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है डिजाइन की खराबी की वजह से। और वो डिजाइन सही था, डिजाइन वो, और अब जाकर कहते हैं कि डिजाइन ठीक है। कौन इसका जवाब देगा? पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। आज जो PMLN की गवर्नमेंट में इस कराची में एक ही मंसूबा आया ट्रांसपोर्ट का, पाकिस्तान को 3.25 अरब रुपए देने वाला हर साल में ये शहर, चंद अरब रुपए PMLN की गवर्नमेंट ने इस पे खर्च किए, जिसपे ग्रीन लाइन का मंसूबा आया, BRT का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 100% तैयार खड़ा है, सब चीजें तैयार। पाकिस्तान के कराची वालों के लोगों के पैसे लग गए सारे उस पर सिर्फ 200 बसेस सिंध की हुकूमत ने लेकर आने थे। वो आज तक 200 बसेस लेकर नहीं आए, जिसकी कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की 5% कॉस्ट है। जो एक बस लेकर सिंध कराची में ना ला सके, वो खड़े होकर तकरीरें कर रहा है, वो खड़े होकर दूसरों को मिशनरी और अपना इनकलाबी बन रहा है। जो एक बस नहीं दे सके, जो एक कतरा पानी आज तक नहीं दे सके, नया एडिशनल पानी नहीं दे सके, जिनके दौर में कराची का पानी चोरी होकर कराची वालों को ही मिलता है, जिनके दौर में इदारे तबाह बर्बाद हो गए, जिनके दौर में कितनी बिल्डिंगें गिर गई है, कराची में लोग मर गए हैं,
क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हरामखोर रिश्वतखोर लोग लाकर बिठा दिए जिनका काम हराम कमाना है सिर्फ, वो बात करेंगे इनकलाब की, वो इनकलाब लेकर आएंगे लोगों के लिए। गजब खुदा का। मैं और जो लीडरान है इस पीडीएम की तहरीक में, मुझे ताज्जुब है उनके फहमो फरासत पे कि वो इस पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर अपने आप को इनकलाबी कहलवा रहे हैं कि जो आज भी हुक्मरान है भाई, वो कैसे किसी को बुरा बोल सकते हैं, किसी हुक्मरान। गरीबों की ऐसी तकरीर कर रहे हैं गरीबों के लिए कि जैसे आज तक कोई काउंसलर नहीं बना इनकी पार्टी का। ये भूले बगैर कि भाई ये भूल के ये खुद आज हुक्मरान है, आज उनका वजीर आला है, उनकी मिनिस्ट्रीज है। मेरे पाकिस्तानी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखो ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा और नहीं चल रहा। ये जो कंडीशन है हुकूमत की और ऑपोजिशन की, इससे ये मुल्क बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। कोई 1 रुपया अपना नहीं लगा रहा, लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई सर के ऊपर बम की तरह गिर रही है। महंगाई सर के ऊपर तबाहकुन हाल में बमों की तरह गिर रही है महंगाई। गरीब आदमी मर गया, वो प्याज नहीं खा सकता, वो दाल नहीं खा सकता, वो एक वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं, वो आटा नहीं खरीद पा रहा। सारी होर्डिंग्स करके अपने जानने वालों को खरीदारी करवा के गंदुम की, और जब गंदुम सप्लाई होनी थी नहीं की सप्लाई, रेट बढ़ गए। सिंध हुकूमत ने रेट बढ़ गए, ऊपर चले गए। ब्लैक में जब जाकर गंदुम बिका है, जब जाकर 16 तारीख से ऐलान हुआ है कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में अब हम गंदुम के सप्लाई करेंगे। भाई पहले पता नहीं थी बात, ये पहले नहीं पता थी ये बात कि भाई गंदुम की सप्लाई शॉर्ट हो रही है, तो डिमांड बढ़ ना जाए सप्लाई जारी कर दो। नहीं जारी की, सब महंगे। अरबों रुपए दोस्तों यारों ने, जानने वालों ने, इन सूबाई हुकूमत के लोगों ने अरबों रुपए आटे के इस चक्कर में अपने जेबों में चंद हफ्तों में अरबों रुपए बना लिए। चंद हफ्तों में इतना ज्यादा मुनाफा, इतना ज्यादा पैसा तो हेरोइन के कारोबार में नहीं है भाई, जितना इस आटे और चीनी के काले धंधे में। इतना फायदा तो उसमें नहीं है। आज हर तरफ से तबाही बर्बादी है, हर तरफ से। लेकिन इस तबाही बर्बादी की जिम्मेदारी मैं सिर्फ इस ऑपोजिशन जमातों को नहीं, मैं साथ साथ इस मुल्क के हुक्मरानों को भी इसका कसूरवार गर्दानता हूं। उनको भी इसका कसूरवार गर्दानता हूं कि उनकी गलत पॉलिसीज और गलत एटीट्यूड की वजह से ये मुल्क आज इसमें डेडलॉक आ गया है। इसमें एक ऐसा माहौल आ गया है कि जहां पर हर चीज रुक गई है। और वो करना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने आकर फरमाया, 2 बातें फरमा दी। एक तो फरमा दिया कि भाई हम इन चोरों से बात नहीं करेंगे। अच्छा भाई, किसको कह रहे हैं चोर? वो जो असेंबलियों में मुंतखब होकर आए उनकी तरह। मजे की बात है कि उनकी तादाद इतनी कम भी नहीं है। जब वजीर आजम ये कह दे कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, जो आए हुए असेंबली में सारे चोर हैं, तो मुल्क में तो एक आईनी बोरान वैसे ही पैदा हो गया। क्योंकि भाई ये नहीं चल रहा, ये मुल्क तो आइन के मुताबिक चल रहा है। और आइन में अगर आपको नैब का चेयरमैन लगाना है तो अपोजिशन वालों से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाना है, अपोजिशन को लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगाना है, ऑपोजिशन को आपको वोट देना पड़ेगा। तो अगर आप वजीर आजम ये कह दे कि मैंने इससे बात ही नहीं करनी, तो भाई मुल्क में आईनी बहरान तो पैदा हो गया ना, फिर मुल्क तो नहीं चलेगा फिर। तो ये भाई ये मुल्क किसी के मूड पे थोड़ी चल रहा है यार। आपने अपने मूड के चक्कर में जिन लोगों से लोग जान छुड़ाना चाहते थे, आपने उनको हीरोज बना दिया वजीर आजम साहब। जिन लोगों ने से तंग आकर लोगों ने आपको कुछ वोट दिए थे, आपने आज उनको रिवोल्यूशनरी बना दिया है।
आपका आपका स्टाइल ही नहीं खत्म होता, आपका मूड ही नहीं समझ में आता। आपने इस मुल्क को अपनी अब बादशाह समझ रखी है आपने, कि आपका मूड हो तो किसी से बात करेंगे, आपका मूड हो तो बात नहीं करेंगे। आपके इस मूड की वजह से सारा प्रेशर आपने इदारों के ऊपर डाल दिया है। मुल्क के इदारों के सामने आप पाकिस्तान की हुकूमत को एक शील्ड होनी चाहिए थी, ढाल होनी चाहिए थी। आप उनको अपने लिए ढाल बनाते हैं। आपके सारे करतूतों का खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है, आपकी सारी नाअहलियों का खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। आप कह रहे हैं मैं बात नहीं करूं, वो डेफिनेटली किसी ने तो मुल्क चलवाना है, किसी ने तो बात करनी है। फिर वो बात करते हैं तो बात करते हैं तो बदनाम होते हैं। आप कहते हैं मैं बात ही नहीं करूंगा। वोट आपको चाहिए अपने सेनेट के चेयरमैन के लिए, वोट आपके पास नहीं है, उसमें आपको बुरा नहीं लगता। पीपल्स पार्टी से वोट लेके अकलियत वाले लोग सेनेटर बना रहे हैं, चेयरमैन बना रहे हैं, उसमें आपको मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा दूं, उसमें आप कहते नहीं भाई मेरा चेयरमैन का सेनेट का चेयरमैन हार जाए भले, हमारा नुमाइंदा, हमने नहीं लेना पीपल्स पार्टी से वोट, हमने नहीं लेना किसी और से वोट। उसमें आप सबको इन्वॉल्व करके उसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है। उसमें वैसे जब आईनी तौर पर बात करनी है तो आपने बात नहीं करनी। इस कोरोना वायरस में दुनिया की तबाही बर्बादी के बाद सारी दुनिया की मुखालफत दुश्मनियां खत्म हो गई। वो खत्म नहीं हुई तो पाकिस्तान में सियासतदानों की वो करके ऑपोजिशन लीडरों को बुलाया और बात करके उड़ने चले गए। तो ऑपोजिशन को तो इससे अच्छा माहौल और कोई चाहिए नहीं भाई, ऑपोजिशन को तो इससे अच्छा माहौल कोई और चाहिए नहीं। उसको तो खेलने के लिए जबरदस्त चीज मिल गई है। आपके एटीट्यूड की वजह से आज ये शहर तबाह बर्बाद है, आज ये सूबा तबाह बर्बाद है, आज इस मुल्क में तबाही बर्बादी, बेरोजगारी है, महंगाई है। हर एक इंसान, आपका वोटर भी परेशान है और आपको जिसने वोट नहीं दिया इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, वो भी परेशान है। इस सारी परेशानियों के बाद वजीर आजम और इदारे एक पेज पर हैं, वजीर आजम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। गजब खुदा का, आप ये पाकिस्तान के लोगों को बदबावर कराना चाहते हो कि जो प्याज महंगी हुई है, जो बिजली महंगी हुई है, जो बेरोजगारी हो रही है, जो महंगाई हो रही है, जो तबाही बर्बादी हो रही है, उसमें इदारे आपके साथ हैं, उसमें इदारे आपके साथ हैं। आप कह रहे हो हम एक पेज पर हैं। आप अपनी सारी चीजों को, इदारों को इसमें टैग करके आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। इससे ज्यादा इस मुल्क की डिससर्विस और कोई हो नहीं सकती कि इस एटीट्यूड की वजह से आज हुक्मरान या इस ऑपोजिशन पार्टीज को मौका मिल रहा है कि वो अपनी दिल की जो उनकी ख्वाहिशात कभी होगी कि उन्होंने जहां जहां भी हुक्मरानी में गलतियां की, उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला अगर कभी होगा, उन्होंने अपने सारे पुराने बदले लिए हैं उन्होंने, और इस मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। हां, मैं कह रहा हूं इस मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। कैसे भी हैं, जिस भी तरह के हैं, हर किसी ने गलतियां कर रखी हैं। पाकिस्तान के लीडरों ने भी, पाकिस्तान चलाने वाले और बहुत सारे इदारों ने भी की होगी। लेकिन अगर आज पाकिस्तान की सालमियत किसी बात पे इंटैक्ट है तो वो इदारों की वजह से है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से है। पाकिस्तान आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इस खित्ते में, इस पाकिस्तान, इस रीजन में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आपके सरबराहान को आप जिस तरह से रिडिक्यूल कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे खुद में दुल्हन में, आप लोगों के पास तो कभी इख्तियार आए नहीं है। आपको तो कभी जो है वो जमहूरियत के खिलाफ कोई बात की नहीं है। आप सब लोग हाजी परहेजगार, सब लोग से सारे लोग हैं। तो आज आप इस हुकूमत की नाअहलियों का सारा मलबा आज आप इदारों पे डालो और अपनी भी, अपनी पिछले 30 गैर जमहूरी सारी नाअहलियों का बदला आप इन इदारों पर डाल रहे हैं, जो कि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश है। हम इसको साजिश समझते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं करनी चाहिए थी वो गुफ्तगू जो उन्होंने फरमाई है।
आज से बात है कि इसी नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी पार्टी को पब्लिकली टीवी पे बयान देकर यह ऐलान फरमाया कि इसी आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे तमाम PMLN वाले जाकर उसको वोट करें। चंद माह पहले की तो बात है, आपको ये खराबियां उस वक्त नजर नहीं आई थी जो आप फरमा रहे हैं। चंद माह पहले की तो बात है कि तमाम असेंबली में मौजूद जमातों ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान PMLN, पाकिस्तान नून लीग ने, मुस्लिम लीग नवाज ने वोट डाला है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर। क्यों वोट डाला आपने? आपको ये सारी बातें अगर करनी थी, आपको पता थी सारी बातें, तो ये आज जो मामलात है सारे, ये आज जो मामलात है, इससे मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये इस मुल्क की सालमियत पर खतरा है। इस मुल्क को दुश्मन खुश हो रहा है। हमें अपने घर के मामलात, हमें अपने मामला आज खुद अपने बैठ कर हल करने। आज मामलात ऐसे हैं इस मुल्क में कि कोई एक पार्टी, चाहे हुक्मरान हो चाहे वो अपोजिशन हो, वो अकेले इस मुल्क के गंभीर मामलात को सही नहीं कर सकती। इस वक्त जरूरत थी कि मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए तमाम सो कॉल्ड सियासी जमातें बैठती सर जोड़कर अपने इख्तिलाफात को अलग करती और हुकूमत इसमें लीड लेती। भाई जो इदारों का काम है, जिसके ऊपर जो इल्जामात है, वो इदारे जाने। आओ हम बैठ कर एक कमरे में कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसा हल निकाले जिससे गरीब के घर पे चूल्हा जले, जिसके गरीब के घर में पानी आए, जिससे गरीब को घर में रोटी मिले, जिसके गरीब को दवा मिले, स्कूल में तालीम मिले। एक बात ऐसी नहीं हो रही, कोई मिल बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई मिल बैठने के लिए तैयार, कोई जोड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इस मुल्क को एक तमाशा बना लिया सबने, इस मुल्क को एक मजाक बना लिया सबने अपनी जागीर समझी हुई है इसको, और खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। सुबह से लेकर रात तक टीवी पे टंगे हुए सब के सब, हुकूमत वाले भी और ऑपोजिशन वाले भी। एक बात मुल्क के 25 करोड़ लोगों से उसकी कोई कड़ी नहीं मिलती, उनके लिए कोई बात नहीं है। अगर ये तमाम हुकूमती अरकान और ऑपोजिशन के लोग अगर मुल्क से मुखलिस होते तो अपनी बातों में हुक्मरानी छीनने और हुक्मरानी गिराने और हुक्मरानी पे कब्जा करने के बजाय रिफॉर्म्स की बात करते। कहते आओ हम सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, हम इलेक्शन रिफॉर्म करें। आओ हम ऐसा रिफॉर्म करें जहां पर कितनी भी बड़ी ताकत आकर हमारे इलेक्शंस को चुरा ना सके। नहीं कर रहा कोई ये बात। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शनों में तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग हुकूमत की पार्टी को बुलाना चाहिए। आओ हम लोग सियासी जमहूरी लोग हैं, आओ एक ऐसा निजाम इलेक्शन का बना लें कि कल कोई इलेक्शन को चुरा ना सके। एक भी मुतालबा ऐसा नहीं है, कोई रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि हर पार्टी सेटिंग में है। पीछे से एक तरफ आकर सामने तकरीरें करते हैं और दूसरे चैनल से दो चोर दरवाजे से आने के लिए अपनी सेटिंगों में लगे हुए। सबको पता है कि वो आएंगे अगर इलेक्शन रिफॉर्म सही हो गए और लोगों के वोट महफूज हो गए और लोगों को ये ईमान हो गया कि हाँ उनका वोट अब चुराया नहीं जाएगा, तो फिर इस पाकिस्तान की मौजूदा सारी पार्टियां फारिग होंगी, जो हुकूमत में और ऑपोजिशन में सारी पार्टियां फारिग होंगी। इनको ये पता है। तो इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, कोई जुडिशरी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, कोई अस्पतालों के रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, कोई एजुकेशन के रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, कोई लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल को नीचे ग्रास रूट लेवल पे ले जाने की बात नहीं कर रहा। वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, वोटर को इज्जत देने की बात नहीं कर रहे। वोट कागज का टुकड़ा है, वोटर अशरफुल मखलूकात इंसान है,
बात नहीं कर रहे, कागज के टुकड़े को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि कागज के टुकड़े से बादशाहत मिलती है तुम्हारी, कागज के टुकड़े से तुम्हें हुक्मरानी मिलती है। वोटर को तो एक दिन की, तो वोटर तो इंसान है, अगर उसको इज्जत दे दी तो अपने हुकूक मांगेगा। कागज का टुकड़ा एक दफा डब्बे में जाने के बाद आवाज नहीं निकालता, पानी नहीं मांगता, कागज का टुकड़ा दवा नहीं मांगता, कागज का टुकड़ा नौकरी नहीं मांगता, कागज का टुकड़ा रोटी नहीं मांगता। वोटर को अगर इज्जत दोगे तो वोटर रोटी मांगेगा, वोटर दवा मांगेगा, कटवाई जाती है वो शोर मचाएगा। वोटर को इज्जत देने की कोई बात नहीं कर रहा। जिस कागज से तुम्हारी हुक्मरानी बनती है उसको इज्जत देने की बात कर रहे। पाक सरजमीन पार्टी ऐसे नारों को मुस्तरद करती है। हम वोटर को इज्जत देने की बात करते हैं, हम वोट को इज्जत देने की बात नहीं करते। वोटर को इज्जत दोगे तो यह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपके फलसफे में ही बददियांती है। तो पाक सरजमीन पार्टी वोटर को इज्जत देने की बात करती है। और पाक सरजमीन पार्टी आज भी मैं कहता हूं, चलो अब ख्याल नहीं आया मेरी आज की बातों के बाद, ए ऑपोजिशन वालों जलसे कर रहे हो ना, ये सारे रिफॉर्म करो, ये रिफॉर्म एजेंडा दो लोगों को। लोगों से जब जहां जहां जलसा करने जा रहे हो बोलोगे, लोग तुम्हारे आने के बाद लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात कहां से कहां आएंगे। एजुकेशन में क्या रिफॉर्म होगा, हेल्थ में क्या रिफॉर्म होगा, जुडिशरी में क्या रिफॉर्म होगा, इलेक्शन में क्या रिफॉर्म होगा, हेल्थ में क्या रिफॉर्म होगा। ये बातें करें, ये रिफॉर्म का एजेंडा दे। शायद हो सकता है मैं भी आपकी हिमायत करूं, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि फलां को हटाओ हमें हुक्मरान बनाओ। तो भाई आप तो हुक्मरान रहे हो 30-30 सालों से, पीपल्स पार्टी तो आज 12 सालों से है ना हुक्मरानी में। क्या तीर मार लिया आपने, क्या तीर चला लिया आपने। तो हम ऐसी और इसको आप जमहूरियत का नाम देते हैं, ये जमहूरियत नहीं है, ये फाशिस्ट लोगों का नजरिया है। ये जमहूरियत के ऐन मुखालिफ बात है। ये जमहूरियत आपने इस मुल्क को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अरबों रुपए आपने लगा दिए कल जलसे पे, लोगों के पैसे लगा दिए आपने, वो अपने जेबों से पैसे दिए होंगे। एक एक पोल पर 3-3 झंडे, 3-3 लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अरबों रुपए ये इसका अगर किसी स्कूल में दे देते तो शायद इसका फायदा हो जाता वही। लेकिन स्कूल के पैसे और अस्पतालों के पैसे तो पीपल्स पार्टी यहां खर्च कर रही है, जलसों पे खर्च कर रही है। और लोग जिनके पैसे खर्च करें इनकी कोई बात नहीं। एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि आपको वाकई इस हुकूमत को गिराना हो, अगर आप सीरियस हैं, बड़ा आसान तरीका है। इतना शोर करने की क्या जरूरत है भाई, आप सब मिलकर इस्तीफा दे दें, हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे दे, पीएमएलएन इस्तीफा दे दे, जो लोग असेंबलियों में 1 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी। भाई आप इसको सिलेक्टेड कहते हो, आप इसको नाजायज कहते हो, आप धांधलीज़दा कहते हो। भाई अगर आप सच्चे हो अपने कौल में, इस्तीफा दो, हुकूमत खत्म हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा। नहीं, मजे पूरे लेने आपको मजे पूरे लेने। पीपल्स पार्टी को हुक्मरानी भी करनी है और पाकिस्तान में इनकलाबी भी बनना है। हराम भी कमाना है यहां पर सिंध में, और इनकलाबी भी बनना है पूरे पाकिस्तान में। गजब खुदा का, मैं सिंध का रहने वाला हूं, कराची उसका दारुल खिलाफा है। जरा मेरी इस कराची के सिंध के लोगों की जरा हालत इज़हार तो देखो, हमारे साथ होने वाला ये सानिया तो देखो। आज जो 10 पार्टीज मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत गिराकर हुकूमत को तब्दील करने की बात कर रही हैं और खुद हुक्मरान बनने की बात कर रही हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा, पंजाब में पीएमएलएन की, फर्ज करें पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत आ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत आ जाएगी, बलूचिस्तान में तो जिसकी आती है उसी की रहेगी हुकूमत, सिंध में तब्दीली के बाद भी यही तब्दीली आनी है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, दोबारा तब्दील होकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। पंजाब में तब्दीली आ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ जाएगी, हम इसी पीपल्स पार्टी के अताब में रहें। गजब खुदा का, 12 सालों से उनकी हुक्मरानी है, आज वो इनकलाबी बन रहे हैं। आज तो चलो भाई
इमरान खान हमारी मदद नहीं कर रहा तो कम से कम पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अब ये इस मूवमेंट के बाद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की मिलाकर वफाक में हुकूमत आ गई, तो इस सारी तहरीक के बाद जो हुकूमत इस्लामाबाद में आएगी वो पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी देगी, जो करना करो सिंध के लोगों के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। वफाक कहेगी ना ये भाई, तो हम तो मारे गए यार खामोखी में, हमारा कोई हमारी किस्मत में तब्दीली नहीं है, सिंध के रहने वालों की किस्मत में तब्दीली नहीं है। ये किसको धोखा दे रहे हैं, ये किससे फ्रॉड कर रहे हैं। आज मैं भी गुलाम, आज मैं भी बेरोजगार, आज मेरे पास इख्तियारात हुकूक नहीं, मेरे पास दवा नहीं, मेरे पास तालीम नहीं, मेरे पास रोजगार नहीं, और मेरे बच्चों के बच्चे भी जो पैदा होंगे वो भी इसी हाल में रहे, उनको कोई उम्मीद नहीं है। इस सारी मूवमेंट में पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, सिंध में तब्दीली के ऊपर यही तब्दीली आएगी। इसलिए पीपल्स पार्टी साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, जो कि आज भी हुक्मरानी में है, और इनका ये आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं होगा, ये किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, नहीं होगा। ये लोग बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक सबको यह पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तिदार को तूल देने, अपने इख्तिदार में वापस आने, अपने पुराने किए हुए गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए लोगों को एक नए सिरे से नए पैकेज में धोखा देने की कोशिश की जा रही है। इससे तमाम मूवमेंट से, ना हुकूमत से ना अपोजिशन से लोगों को कोई फायदा नहीं है, लोगों को कोई फायदा नहीं है। और इदारों को इतना मुतनाज़ कर दो कि कल को ये लोगों की रेस्क्यू के लिए ना आ सके। इदारों इन तमाम गेम में जो इदारों के लिए बात हो रही है कि उनको इतना मुतनाज़ कर दो, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को इतना मुतनाज़ कर दो कि कल को ये लोगों की मदद के लिए नहीं आ सके, मजबूर हो जाएं। पाकिस्तान आज से ज्यादा बुरी कंडीशन में ना पहले कभी था, और मैं नहीं समझता कि कभी होगा। तो हमने इस झूठ का पर्दा चाक करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की सही तर्जुमानी करने के लिए, और ये जो 11 पार्टीज मिलकर ये जो ढोंग रचा रही हैं, और कल जो कराची की जमीन को इस्तेमाल किया गया, कराची के एक ग्राउंड को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन दिया गया कि कराची में कोई मसला नहीं है, दूध की नहरें बह रही हैं। सारा मसला तो वफाक का क्रिएट किया हुआ है। सिंध में तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है ही नहीं, कभी बनी ही नहीं है, अभी बनेगी। और सब लोग 11 पार्टी ने, पूरा पाकिस्तान और सब लोग उनके साथ हैं इस झूठ का भांडा फोड़ने के लिए, इस झूठ का पर्दा चाक करने के लिए, और पाकिस्तान के लोगों की और बिलखुसूस कराची के लोगों की सही तर्जुमानी करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी ने फैसला किया है कि उसी जमीन को इस्तेमाल करेंगे जिसको कल इस्तेमाल किया गया, उसी कराची के जमीन के टुकड़े को इस्तेमाल करेंगे, उसी ग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे, और अकेले इस्तेमाल करेंगे। अकेले कराची के माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, हर जुबान बोलने वाले मुहाजिरों को, पख्तूनों को, कराची के बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को, बर्मीज को, कश्मीरियों को, मेमनों को, काठियावाड़ियों को, बलोचों को, पंजाबियों को, हजारेवाल को, सबको आवाज, शिया को, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सबको, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितने लोग हैं इस कराची में बसते हैं, सबको उसी ग्राउंड में जमा करके बताएंगे कि ये देखो, ये है आवाज सही मानों में कराची की और पूरा मुल्क की। और हम इंशाअल्लाह ताला इस तमाम झूठ का जवाब देंगे 8 नवंबर 2020, इसी साल, अगले महीने। आज है 19 तारीख, आज 19 तारीख, बरोज इतवार, 8 नवंबर बरोज इतवार, इंशाअल्लाह ताला उसी ग्राउंड, जिना ग्राउंड को, बागे जिना को, उसी बागे जिना से पाक सरजमीन पार्टी पूरी दुनिया में वो पैगाम बताएगी, वो पैगाम देगी
कि ये जो सब कुछ हो रहा है लोग इससे मुत्तफिक नहीं है। लोग क्या चाहते हैं कि लोग आकर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक सरजमीन पार्टी आज इस मुल्क के लोगों की सही तर्जुमान जमात है। हम सही मानों में लोगों के रिफॉर्म का एजेंडा हमारे पास है। हमने 6 नुकात पेश किए कि जिसको अगर जिस पर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नया आईन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, और ये मुल्क के लोगों की तकदीर बदल सकती है अगर किसी की नीयत सही हो। और फिर कल कराची में एक लीडर साहब ने बाहर से आकर जुबानों के ऊपर बात की और उन्होंने उर्दू जुबान की तजलील की है कल, और कहा कि उर्दू पाकिस्तान की जुबान ही नहीं है, यहां के लोगों की जुबान नहीं है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि जो पीडीएम के रहनुमा हैं, खास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं। आपको चाहिए कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इसके लिए एक वजाहती बयान जारी करें और इस बात को नल एंड वॉइड करवाएं, वरना यह बात ठीक नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से नफरत की सियासत इस कराची में खत्म की है। हमारे आने से पहले 22 लोग रोजाना मरते थे, रोज मरते थे। पख्तूनों में, बलोचों में से मौजूदों की लड़ाई हो रही थी, सिंधियों से लड़ाई हो रही थी, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर लोग मर रहे थे, रोजाना लाशें जाती थी। कराची से कोई और खबर नहीं थी सिर्फ लाशों के अलावा। ये पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों में इसके लिए शहादतें दी हैं। 7 साथी शहीद हुए आज 50 साल के मुख्तसर दौर में, और अपने खून से हमारे साथियों ने इस शहर में अमन कायम किया है। हमने कुर्बानी दी है। जिस वक्त सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हमने उस वक्त आवाज उठाई है। ए लीडराने कौम, ऐ जलसा करने वाले लोगों, तुम चाहते हो दोबारा इस शहर में आग लगे, दोबारा इस शहर के मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएं, आप आके यहां पर सियासत करके आग लगा के चले जाओ। और हम कराची वाले वैसे ही मर रहे हैं पहले ही, बगैर पानी के, बगैर बिजली के, बगैर रोजगार के, बगैर रोटी के, दोबारा मरना शुरू हो जाएं। हम इस साजिश को नहीं होने देंगे और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मौलाना फजल रहमान साहब से कि जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको लगाम दें, उनको लगाम दें कि वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग, अपनी नफरत, कम से कम इधर कराची में आके अपनी नफरत, अपनी अंदर की नफरतों को, जहर को यहां पर ना उगले। यहां पर सारे भाई, सारी जुबानें बोलने वाले बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। अब उन्होंने किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। अब इस शहर के लोगों ने नहीं लड़ना आपस में। पाक सरजमीन पार्टी के नौजवानों ने जाकर एक मोहल्ले में जाकर सबको समझाया है, बताया है, और उनके दरमियान मौजूद हैं, और सबके चेहरे हम दिखा चुके हैं। तो अब ये ड्रामा यहां नहीं चलेगा। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं हुक्मरान वक्त से अभी भी कहता हूं, देर नहीं हुई, अपने रवैये में लचक पैदा करो, अपने रवैये में तब्दीली पैदा करो। जमहूरी मुल्क ऐसे नहीं चलाए जाते, मर्जी पे, मूड पर। आज से भी ये जो भी ये कहते हैं, हम एक पेज बंद कर दो इस किताब को, ये किताब ही बकवास है, जला दो इसको। एक पेज पे रहने वाली किताब को अवाम के साथ एक पेज पर आओ, अवाम के साथ एक पेज पर आओ। और अवाम के साथ एक पेज पर आने की बात यह है कि अवाम ये चाहती है कि उसके दुखों का मदावा हो, उसके रोजगार का बंदोबस्त हो, उसकी रोटी का बंदोबस्त हो, उसकी छत का बंदोबस्त हो, उसके पानी का बंदोबस्त हो, उसके बच्चों की दवाओं का बंदोबस्त हो, उसके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो, उसके इंसाफ का बंदोबस्त हो। इन सारी चीजों को करने के लिए ए हुक्मरानों
ऑपोजिशन अपनी पुरानी रविश को छोड़कर आज भी ऑपोजिशन से बात करने की कोशिश करो। जो चोर है इदारों को छोड़ दो, वो जो चाहे उसके साथ करें। आप इस मुल्क के लोगों के साथ एक पेज पर आने की कोशिश करो और उनकी ये जो मसाइल है इसमें ये कोई पीटीआई और पीएमएलएन का फर्क या पीएसपी या एमक्यूएम का फर्क उसमें नहीं है। रोटी सबको उसी कीमत पे मिल रही है, बिजली सबको उसी कीमत पे मिल रही है। बेरोजगार पीटीआई वाला भी हो रहा है और पीएमएलएन वाला भी हो रहा है, पीपल्स पार्टी के वाला भी हो रहा है। अफरा तफरी हर किसी के साथ है। यहां पर सबकी तकालीफ एक है। खुदा के वास्ते अवाम के साथ एक पेज पर आ जाओ, वरना अल्लाह का भी एक निजाम है। अल्लाह की जब लाठी घूमेगी तो फिर ना तुम्हारा इख्तिदार रहेगा ना ही ऑपोजिशन रहेगी, फिर कुछ और ही होगा। फिर अल्लाह अपना निजाम कुछ ले आएगा। इसलिए कि लोगों की आएं और सिस्कियां ऊपर पहुंच रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। गजब खुदा का कैसे लोगों को ख्याल नहीं आता। 1 महीने पहले शहर में लाखों लोगों को दिखा रहे थे कि बेघर हुए, नालों का पानी आ गया। आज वही के वही है मसाइल। दोबारा लोग मरेंगे, दोबारा आकर लोग यहां पर आंसू बहाएंगे, दोबारा इदारे भी आ जाएंगे, जज भी आ जाएंगे, वजीर आजम भी आ जाएंगे, फिर कोई फर्रा पढ़ के चले जाएंगे, लॉलीपॉप देकर चले जाएंगे। वही उसी तनख्वाह पे लोग फिर काम कर रहे होंगे, वही हालात वही रहेंगे। तो हम तमाम जो मुल्क में इस वक्त हिजान की सी कैफियत है और एक मुल्क को कैसे गलत रास्ते पे लेकर जाया जा रहा है, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लोगों की तर्जुमानी करना बहुत जरूरी है और उसका जवाब पाक सरजमीन पार्टी 8 नवंबर को उसी ग्राउंड से, जिस ग्राउंड से पे कल जलसा किया गया है, अकेले जवाब देगी। 10 पार्टी इसके साथ नहीं जो कल जलसा हुआ है, हम अकेले जवाब देंगे वहां पे और इतना भरपूर जवाब देंगे कि हमारा अकेले का मजमा, हम बताएंगे कि लोग किसके साथ हैं, हम बताएंगे कि कराची वाले किसके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान हमारी आवाज में आवाज मिलाएगा इंशाअल्लाह। कराची के लोगों को कहता हूं कि तैयारी करो। हर माँ बहन बेटी बुजुर्ग जवानों को पहुंचना है, किसी भी रंग नस्ल जुबान को पहुंचो उधर वहां पर और इस झूठ का पर्दाफाश करो। हमें इन लोगों के हाथों में अपनी डोरें नहीं देनी। अगर ये सही नहीं होंगे तो हम उनको सही करना जानते हैं, पर हम अपने तमाम बागडोर संभालेंगे और संभाल रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस शहर को बनाया, पाकिस्तान बना सकते हैं। हम नहीं बदला था पहले कराची को, अब हम पूरा पाकिस्तान बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू। देखिए, जो कल मज़ार कायद पे हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो है वो ऐसा भी कोई कदम ना उठे कि जिससे जो है वो एक गलत तासुर जाए पंजाब में और जगहों पे। तो इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, उनको समझाया जाए कि भाई ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। लेकिन अपनी तमाम अपने एक्शन में एक बैलेंस एक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर एक समझाने वाली बात होनी चाहिए, कोई इंतकाम की सी सूरत नजर ना आए। तो हम अभी तो रिसेंटली खबर मिली है तो हम इसकी डिटेल देते हैं कि क्या उसकी डिटेल है सर। थैंक यू। नहीं, हम सिर्फ कराची के लोगों का ही हिंसा करने जा रहे हैं, लेकिन बात पूरे पाकिस्तान की होगी। कराची जब अपने पास से कमाकर पूरे पाकिस्तान को दे सकता है तो कराची अपना विजन भी पूरे पाकिस्तान के लिए दे सकता है। हमारा विजन कोई लोकल विजन नहीं है, पूरे पाकिस्तान का विजन। हर घर की 80% ऑलमोस्ट सारी बातें पूरे पाकिस्तान में एक जैसी हैं। तो लोग कराची के होंगे, एक इंसान कराची का होगा, कोई बाहर का नहीं होगा, कोई हम पूरे सिंध भर से लोगों को लेकर नहीं आ रहे, हम ला नहीं सकते। हमारे पास इतनी ट्रांसपोर्ट और हमारे पास पैसे नहीं और हम ये करना भी नहीं चाहते। कराची के लोगों के लिए ही ये जगह छोटी है,
मैं और लोगों पीएसपी के पास जो लोग हैं जो उसके हिमायती हैं, कराची का ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा, हमें अकेले के लिए छोटा पड़ेगा, तो मैं बाहर से किसको लेकर आऊंगा? तो लोग कराची के होंगे, बात पूरे पाकिस्तान की होगी। शुक्रिया, थैंक यू।